Jai Hind. In this lecture, we will study the transient analysis of first order system when applied input is unit step signal. First, we will see what is transient analysis. The output of system is called response. And what is response analysis? It is the study और एनालिसिस हाउ द आउटपुट बिहेव्स. जैसे ये एक मैंने ग्राफ बनाया है, वाई एक्सिस में मैंने लिया है आउटपुट, और कंट्रोल सिस्टम में जो आउटपुट है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स एक्सिस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टाइम. तो सिंपली जो आउटपुट है विद रेफरेंस टू टाइम इस तरह से मिलती है, और ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज ए स्टेडी स्टेट. व्हाट इज स्टेडी स्टेट? जब रिस्पॉन्स सेटल हो जाता है. और स्टेडी स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी हैव टू चेक द आउटपुट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. उस टाइम पे जो आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट. तो बेसिकली दिस इज ए स्टेडी स्टेट. ये जो स्टार्टिंग का रिस्पॉन्स है इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. ये जो स्टार्टिंग का रिस्पॉन्स है दिस इज ए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. और जब आउटपुट सेटल हो जाती है, आउटपुट सेटल कब होती है? स्टेडी स्टेट पे. और स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? जब हम आउटपुट एट ए टाइम टी इन्फिनिटी पे चेक करते हैं. और स्टेडी स्टेट को फाइनल वैल्यू भी बोला जाता है. तो व्हाट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस? इट डील्स विद द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू इनपुट. मतलब जैसे सिस्टम को हम इनपुट देते हैं तो जो स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे ये जो रिस्पॉन्स है दिस इज ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस. अब पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम. दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो स्टैंडर्ड जीएस होता है डेट इज 1/TS. तो एक तरह से यहां पर जीएस मतलब ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल हुआ? CS/RS. एंड इट इज इक्वल टू 1/TS. ये जो टी है दिस इज ए टाइम कांस्टेंट एंड दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम. इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला? अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन को देखता हूं जीएस, अगर मैं डिनोमिनेटर पार्ट को देखता हूं तो एस की हाईएस्ट पावर है 1, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम. इसी तरह से अगर फीडबैक लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी नेगेटिव फीडबैक, यहां पर लिया नेगेटिव फीडबैक, दिस इज समिंग एलिमेंट. अब यहां पर आउटपुट थ्रू फीडबैक एलिमेंट समिंग एलिमेंट में अप्लाई कर दी. अब यहां पर जो फीडबैक सिस्टम यूज किया गया है डेट इज ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम, मतलब HS है 1. अब मुझे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है. अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट, और ये किसके इक्वल होता है? GS/1 + GSHS. अब इस केस में यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो HS है 1. अब बच्चों ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ इस केस में? GSHS. HS क्या है? 1. तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ 1/TS. अब मुझे कैलकुलेट करना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्टकट बताया है. अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, यहां पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? 1/TS. तो डायरेक्टली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? आपको फार्मूला क्या याद रखना है? ये मैंने शॉर्टकट बताया है, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर किसका देखना है? ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का है, न्यूमरेटर है 1, तो दिस इज 1. अगेन न्यूमरेटर है 1 प्लस डिनोमिनेटर है TS. तो दिस इज शॉर्टकट मेथड. या आप लॉन्गर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते थे. उस केस में क्या होना था? GS क्या था? दिस 1/TS अपॉन 1 + GS 1/TS. जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही मिलेगा. पर शॉर्टकट मेथड क्या है? अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है? न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. और ये टी क्या है? दिस इज ए टाइम कांस्टेंट. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम? अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन को देखता हूं, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखता हूं 1 + GS, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में S की हाईएस्ट पावर है 1. आप देख लो 1 + TS, S की हाईएस्ट पावर है यहां पर 1, तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है 1/1 + TS. अब एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखते हैं. तो बेस्ट एग्जाम्पल होता है RC फिल्टर. दिस इज RC फिल्टर. अगर मुझे इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है
तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा आउटपुट। इस सर्किट में जो कैलकुलेशन है वो हम लैप्लास डोमेन में करेंगे। तो लैप्लास डोमेन में जो कैपेसिटर होता है उसको एज ए इम्पीडेंस 1/CS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट IS कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा। तो ये आउटपुट क्या मिलेगी, जो ड्रॉप इस इम्पीडेंस के अक्रॉस होगा। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, ये जो करंट है IS इनटू ये जो एक तरह से इम्पीडेंस है 1/CS। लैप्लास डोमेन में जो कैपेसिटर होता है उसको एज ए इम्पीडेंस 1/CS रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अब मुझे इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। तो इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैं KVL लगा दूंगा। तो B इनपुट S किसके इक्वल होगा, जो ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा, दैट इज RIS, प्लस जो ड्रॉप इस इम्पीडेंस के अक्रॉस होगा, दैट इज IS इंटू 1/CS। B इनपुट S, यहां से मैंने कॉमन लिया IS, तो अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, R प्लस 1/CS। तो मुझे रेशो कैलकुलेट करनी है B आउट। तो इसकी तो इन दोनों, तो B आउटपुट और B इनपुट के बीच की रेशो कैलकुलेट करनी है। तो दूसरी B आउटपुट IS इंटू 1/CS इंटू B इनपुट, ये क्या है IS इंटू R प्लस 1/CS। ये IS एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 1/CS, नीचे जैसे CS कॉमन लूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, RCS प्लस 1CS। ये CS दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 1/1 प्लस RCS। अब ये जो RC होता है आपको पता, इट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा, तो 1/TS। RC क्या है, टाइम कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन था वो था 1/1 प्लस TS, और अगेन यहां भी जो ट्रांसफर फंक्शन मिला 1/1 प्लस TS। तो एक तरह से ये जो RC सर्किट है इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है 1/1 प्लस TS। दिस इज इनपुट, दिस इज ए आउटपुट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, CS/RS इज इक्वल टू 1/1 प्लस TS। अब मुझे करनी है ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम व्हेन इनपुट इज यूनिट स्टेप। मतलब ये जो इनपुट है RT, ये है यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप को लिखते हैं UT से। अब जैसे अगर इसका मैं लैप्लास लेता हूं R(S), तो यूनिट स्टेप का लैप्लास क्या होता है आपको ऑलरेडी पता, 1/S। जब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं तो जनरली जो इनपुट सिग्नल होता है वो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर न्यूमेरिकल दिया गया है और इनपुट मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो इनपुट यूनिट स्टेप सिग्नल होगी। तो यहां पर CS किसके इक्वल है, CS इज इक्वल टू R(S) इंटू 1/1 प्लस TS। अब मुझे ट्रांजिएंट एनालिसिस करनी है। इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप, तो RS क्या हुआ 1/S, तो CS क्या हुआ 1/S इंटू 1/1 प्लस TS। और जब इनपुट यूनिट स्टेप सिग्नल होती है तो उस टाइम पे जो आउटपुट होती है उसको बोला जाता है स्टेप रिस्पॉन्स। तो ये जो CS है दिस इज स्टेप रिस्पॉन्स। अब मैं आगे करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो फंक्शन है इसके पोल कहां पर लाई करते हैं, एक है S इज इक्वल टू 0, दूसरा है S इज इक्वल टू 1 प्लस TS को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो दूसरा पोल लाई करेगा -1/T। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस फंक्शन के जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं वो कहां पर लाई करते हैं, 0 एंड -1/T। अब पार्शियल फ्रैक्शन में हमें पता है इफ रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल, तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, A/S प्लस B/1 प्लस TS। इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यहां पर दोनों रूट्स डिफरेंट हैं और साथ में रियल हैं, तो इस फंक्शन को मैं कैसे डिकम्पोज कर सकता हूं, A/S प्लस B/1 प्लस TS। अब मुझे A और B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा।
अब मुझे ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा। अब ये शॉर्टकट रूल कौन कौन से होते हैं, इन्हें ऑलरेडी मैंने कंट्रोल सब्जेक्ट के लेक्चर 2 के लास्ट सेक्शन में एक्सप्लेन किया है। अब ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एस की वैल्यू क्या है 0। जब मुझे ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मुझे इस एस को कवर कर लेना है, और एस की वैल्यू क्या है 0, और रिमेनिंग फंक्शन में एस की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। जैसे 0 पुट करूंगा तो टी एस क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 1/1, तो ए क्या आया 1। इसी तरह से बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो b/1 प्लस टी एस, 1 प्लस टी एस को ढक लेना है, और जो रिमेनिंग फंक्शन है उसमें मुझे s की वैल्यू -1/t पुट करनी है। तो जैसे s की वैल्यू -1/t पुट करूंगा तो b क्या आएगा 1/s की वैल्यू क्या पुट करूंगा -1/t, डेट इज -t, तो b क्या आया -t। तो सिंपली सी एस इज इक्वल टू ए आया मेरे पास 1 जो मैंने कैलकुलेट किया अपॉन s, और जो b की वैल्यू आई है वो आई है -t, तो -t/1 प्लस टी एस। अब 1 प्लस टी एस में मैं t को कॉमन ले लूंगा। जैसे t को कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा s प्लस 1/t, ये टी टी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 1/s माइनस 1/s/1/t। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में जो ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस होती है वो टाइम डोमेन में होती है। अब ये जो सी एस है ये है लैप्लास डोमेन में, मुझे जाना है टाइम डोमेन में, तो इन्वर्स लैप्लास करना पड़ेगा। तो दोनों साइड मुझे इन्वर्स लैप्लास करना है। अब कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में जो ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस होती है वो टाइम डोमेन में की जाती है। तो ये जो सी एस है ये लैप्लास डोमेन में है, तो मुझे टाइम डोमेन में आना पड़ेगा। तो टाइम डोमेन में आने के लिए इन्वर्स लैप्लास करना पड़ेगा। तो सिंपली दोनों साइड मैं इन्वर्स लैप्लास करूंगा। अब सी एस का जैसे इन्वर्स लैप्लास करेंगे हम टाइम डोमेन में आ जाएंगे, तो मतलब स्मॉल सी टी लिखेंगे, आपको ऑलरेडी पता है। 1/s का इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, स्टेप सिग्नल का लैप्लास होता है 1/s। अगर 1/s का इन्वर्स लैप्लास करते हैं तो स्टेप सिग्नल मिलता है, पर कंट्रोल में स्टेप सिग्नल को हम 1 लिख लेते हैं, हम यूटी नहीं लिखते, हम 1 लिख सकते हैं। माइनस 1/s 1 प्लस टी का लैप्लास करना है। e⁻−at का लैप्लास होता है 1/s प्लस ए, तो 1/s प्लस ए का इन्वर्स लैप्लास होगा e⁻−at। तो यहां पर सिंपली क्या है 1/s प्लस ए, तो e⁻−at मैं कैसे लिख सकता हूं e⁻− ए क्या है यहां पर 1/t, और साथ में आ जाएगा ये t। तो दिस इज इनवर्स लैप्लास। कुछ बुक में क्या किया होता है यहां पर यूटी लिखा होता है, पर मैं ये यूटी नहीं लिखूंगा। तो दिस इज टाइम डोमेन रिस्पॉन्स, सी टी इज इक्वल टू 1 - e⁻−t/t। एक तरह से सी टी यहां पर है स्टेप रिस्पॉन्स। अब मैं सी टी को डिफरेंट टाइम पे चेक करूंगा। तो इनिशियली मैं चेक करूंगा एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग टाइम पे मैं आउटपुट की वैल्यू देखूंगा। तो सिंपली सी टी की वैल्यू एट ए टाइम t 0 चेक करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, e⁻−0/t। अब बच्चों e⁻−0 हो या +0 हो हमेशा 1 होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो सिंपली ये क्या बनेगा 1 - 1 डेट इज 0। तो आउटपुट की एट ए टाइम t0 क्या वैल्यू मिली 0। इसी तरह से एट ए टाइम t टाइम कांस्टेंट, तो ct को मैं चेक करूंगा एट ए टाइम कांस्टेंट कैपिटल T। आउटपुट की वैल्यू देखते हैं, आउटपुट रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या होगी 1 - e⁻, t किसके इक्वल है कैपिटल T के इक्वल, मतलब टाइम कांस्टेंट। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा e⁻−1, इट इज इक्वल टू 1 - e⁻−1 होता है, आप कैलकुलेटर से देख सकते हो 0.37, मतलब 0.63। 1 - 0.37 होता है 0.63। इसी तरह से t को 4t पे चेक करते हैं, तो एक तरह से ct को मैं चेक करूंगा एट ए
टाइम कांस्टेंट, मतलब आउटपुट को एट ए टाइम 4 टाइम कांस्टेंट पे चेक करेंगे। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी के प्लेस में क्या आ जाएगा 4 टाइम कांस्टेंट अपॉन ये टाइम कांस्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा ई टू द पावर -4। 1 माइनस ई टू द पावर -4 जब आप कैलकुलेटर में चेक करोगे तो ये होता है 0.02। 1 में से जब आप 0.02 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा 0.98। अब बच्चों एट ए स्टडी स्टेट क्या होता है, अब मैं इस आउटपुट को एट ए टाइम t इंफिनिटी चेक करूंगा। तो सिंपली व्हेन t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो उस टाइम पे आउटपुट व्हेन t अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या मिलेगी 1 माइनस ई टू द पावर। अब t क्या है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी अपॉन कैपिटल T। अब बच्चों e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी। 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, मतलब ये टर्म हो जाएगी 0। तो एक तरह से 1, तो स्टडी स्टेट वैल्यू क्या मिली 1। इसी स्टडी स्टेट वैल्यू को फाइनल वैल्यू भी बोला जाता है। और स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होती है जब रिस्पॉन्स सेटल हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तरह से आउटपुट रिस्पॉन्स किसके इक्वल था 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी। ये जो 1 है इट इज नोन एज स्टडी स्टेट। एट ए स्टडी स्टेट आउटपुट क्या मिली थी 1, तो ये जो 1 है दिस इज ए स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट को फाइनल वैल्यू बोला जाता है, मतलब जब रिस्पॉन्स सेटल हो जाता है। और ये जो है ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स। ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो 1 इज स्टडी स्टेट एंड दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और स्टडी स्टेट क्या होती है जब हम आउटपुट एट ए टाइम टी इंफिनिटी चेक करते हैं। आउटपुट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिएंट पार्ट, दूसरा होता है स्टडी स्टेट। जब टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी उस टाइम पे ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है ये डाइड आउट हो जाता है। आप देख सकते हो जैसे टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी हुआ था, जो ट्रांजिएंट पार्ट था ये खत्म हो गया था, उस टाइम पे केवल स्टडी स्टेट बचती है। इसी तरह से अगर मैं एक्चुएटिंग एरर की बात करता हूं तो ईटी और यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में एक्चुएटिंग एरर किसके बीच में डिफरेंस होता है, इनपुट सिग्नल आरटी माइनस आउटपुट सिग्नल सीटी। यहां पर इनपुट सिग्नल क्या था, स्टेप सिग्नल था, डेट इज 1 माइनस, और आउटपुट क्या था जो हमें ये मिला, जो आउटपुट रिस्पॉन्स मिला था डेट इज दिस 1 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी। तो ये दोनों 1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो एक तरह से ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी, दिस इज नोन एज एक्चुएटिंग एरर। इसी तरह से अगर एक्चुएटिंग एरर को एट ए टाइम टी में इंफिनिटी कैलकुलेट करता हूं तो इसको बोला जाता है स्टडी स्टेट एरर। आपको ऑलरेडी पता है स्टडी स्टेट एरर, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो सिंपली इनपुट सिग्नल क्या था आरटी, आरटी क्या था 1, और आउटपुट सिग्नल एट ए इंफिनिटी क्या मिला था 1, आप देख सकते हो। तो ये था 1। तो स्टडी स्टेट एरर क्या हुआ 1 माइनस 1 0। तो ये भी आपको याद रखना है। इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, द एक्चुएटिंग एरर ईटी इज e to the power minus t upon t. In the same way, the steady state error is 0. अब मैं CT का मतलब आउटपुट जो रिस्पॉन्स था विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा। इनिशियली ये जो आउटपुट है एट ए स्टडी स्टेट मुझे क्या मिली 1, तो सिंपली एट ए स्टडी स्टेट जो मुझे 1 मिली मैंने इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज आउटपुट एट स्टडी स्टेट। अब ये जो आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ग्राफ बनेगा वो इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा। तो जो ग्राफ बनता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए व्हेन सब्जेक्टिव टू यूनिट स्टेप इनपुट, वो इस तरह से बनता है। और ये ग्राफ कैसे बना, एट ए टाइम टी 0 आउटपुट क्या मिली 0, तो यहां पर जब टी है 0 तो आउटपुट क्या मिली 0। अगेन एट ए टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब इस पॉइंट पे t किसके इक्वल था कैपिटल T, मतलब टाइम कांस्टेंट। तो उस टाइम पे जो आउटपुट मिली
वो स्टडी स्टेट वैल्यू का 63% मिली। स्टडी स्टेट वैल्यू क्या है? ये जो 1 है, स्टडी स्टेट वैल्यू क्या मिली थी? 1 एट ए टाइम टी, कैपिटल टी मतलब 1 टाइम कांस्टेंट। जो आउटपुट मिली स्टडी स्टेट वैल्यू का 63% मिली। आप इस तरह से देख सकते हो, एट ए टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो आउटपुट क्या मिली? 63% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू, मतलब 1 का 63% मिली। और 63% को मैं कैसे लिख सकता हूं? 0.63 टाइम्स ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू। तो इस पॉइंट में जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के इक्वल है। इसी तरह से अगर मैं यहां देखता हूं, इस केस में स्मॉल टी किसके इक्वल है? 4 टाइम कांस्टेंट के इक्वल। तो उस टाइम पे आउटपुट क्या मिली? स्टडी स्टेट वैल्यू का 98% मिली। स्टडी स्टेट वैल्यू क्या है? 1। तो सिंपली स्टडी स्टेट वैल्यू का 98% मिली। इसी तरह से एट ए स्टडी स्टेट आउटपुट क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। मतलब अब ये रिस्पॉन्स सेटल हो चुका है। मतलब आप इस ग्राफ को देख लो, ये सेटल कहां पर हो चुका है? एट ए स्टडी स्टेट वैल्यू 1। तो एक तरह से ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है दिस इज ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस, और ये बाद का जो ग्राफ है दिस इज स्टडी स्टेट एनालिसिस। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? स्टेप रिस्पॉन्स। इनपुट क्या है? यूनिट स्टेप सिग्नल। अब इस टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है? कैपिटल टी। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है एट विच आउटपुट बिकम 63.2% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू। अब स्टडी स्टेट वैल्यू क्या थी? 1 थी। स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होती है? जहां पर रिस्पॉन्स को पहुंचना था जब हम टी इंफिनिटी लेते हैं। तो एट ए टाइम कांस्टेंट ये जो आउटपुट होती है ये स्टडी स्टेट वैल्यू का 63% मिलती है। अब देख लो, ये है ग्राफ। एट ए टाइम टी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। आउटपुट क्या मिली इस ग्राफ की? आप देखो आउटपुट क्या मिली? 63% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू मिली। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। अब ये जो मैंने एज ए रेफरेंस डॉटेड लगाया था ये क्या था? स्टडी स्टेट वैल्यू। और ये किसके इक्वल है? एक तरह से इनपुट के इक्वल है। यू कैन आल्सो कॉल इट इनपुट। इनपुट क्या था मेरा? यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? 1। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, आर टी एंड स्टडी स्टेट वैल्यू। अब बच्चों अगर एट ए टाइम टी 0 ये जो ग्राफ है, अगर इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं एट ए टाइम टी 0, इस ग्राफ में एट ए टाइम टी 0 अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे। डेरिवेटिव क्या देता है? एक तरह से स्लोप देता है। तो इसका मैं डेरिवेटिव कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। डेरिवेटिव क्या करता है? स्लोप देता है। तो जैसे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी करूंगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो डी अपॉन डी टी, इनसाइड ब्रैकेट क्या आएगा? माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। और ये स्लोप मुझे कहां पर चेक करनी है? एट ए टाइम टी इज इक्वल टू 0। एट ए टाइम टी 0 पे मैंने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो सिंपली बच्चों ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी। टी का डेरिवेटिव 1 होगा और ये जो कैपिटल टी है इट विल एक्ट एज ए कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा। अब सिंपली टी की वैल्यू क्या पुट करनी है? जो टाइम है वो करना है 0। टेंजेंट ड्रॉ किया है एट ए टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो जैसे टी की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ई टू द पावर माइनस 0 होता है 1, तो सिंपली 1 बाई टी। तो ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप आई 1 बाई टी। अब मैं क्या करूंगा? ये जो स्लोप है इसकी इक्वेशन लिखूंगा। इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? आपको पता है लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस बाई 1 m स्लोप x माइनस x1। अब बच्चों y क्या है? यहां पर बाई एक्सिस में हमने क्या लिया है? सी टी। माइनस बाई 1 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या थे? ओरिजिन था 0 0, तो बाई 1 है 0। स्लोप क्या आई? 1 बाई टी। एक्स क्या है? यहां पर टाइम है, टी लेना है, माइनस x1 क्या है? 0। तो एक तरह से सी टी किसके इक्वल हुआ? 1 बाई टी। अब मैं ये देखूंगा ये जो टेंजेंट है स्टडी स्टेट वैल्यू को किस टाइम पे इंटरसेक्ट करता है। अब मुझे ये टाइम कैलकुलेट करना है, तो मैं कर देता हूं। एट ए स्टडी स्टेट
एट ए स्टडी स्टेट सी टी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। एट ए स्टडी स्टेट सी टी इज इक्वल टू 1। और सॉरी यहां पर क्या होगा, ये टी भी आएगा, 1/t इंटू टी, इसको मैं भूल ही गया हूं। तो सिंपली 1 एट ए स्टडी स्टेट सी टी की वैल्यू है 1 अपॉन ये जो टी है स्लोप इंटू ये जो टी है। तो टी किसके इक्वल आया, कैपिटल टी, मतलब टाइम कांस्टेंट। तो ये टी किसके इक्वल आया, कैपिटल टी। तो यहां से मैं क्या ऑब्जर्वेशन दूंगा, तो बच्चों टेंजेंट एट टी इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंट ड्रॉ किया था। इंटरसेक्ट स्टडी स्टेट एट ए टाइम टी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। और ये जो कंसेप्ट है वो कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज होता है। अब बच्चों यहां पर स्लोप 1/t क्यों था, y इज इक्वल टू क्या होता है mx, x क्या है t, y है ct, तो स्लोप क्या हुआ 1/t। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अगर मेरे पास है एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जैसे इसका ट्रांसफर फंक्शन था 1/1 + ts। अगर इनपुट में यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट का एक्सप्रेशन मिलता था वो ये मिलता था 1 - e⁻ t अपॉन कैपिटल टी। ये 1 क्या था, दिस इज ए स्टडी स्टेट। और e⁻ t अपॉन टी दिस इज ए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और बाद में इस तरह से ग्राफ बनाया था। इस डायग्राम में क्या होता था, ये जो स्टडी स्टेट वैल्यू मिली थी, स्टडी स्टेट वैल्यू क्या मिली थी 1, ये किसके इक्वल थी, इनपुट के इक्वल थी। इनपुट क्या था हमारा, यूनिट स्टेप। और यूनिट स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट, और साथ में इस के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो उस केस में जो आउटपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू मिलती है वो किसके इक्वल होती है, इनपुट के इक्वल होती है। इसलिए मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है स्टडी स्टेट वैल्यू और साथ में इनपुट, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। पर क्या ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, बच्चों ये हमेशा ट्रू नहीं रहती, ये सर्किट पे डिपेंड करती है। अगर मैं इनपुट को चेंज कर देता, इनपुट में रैंप सिग्नल अप्लाई करता, पैराबोलिक सिग्नल अप्लाई करता, तो उस केस में अगर मैं आउटपुट को स्टडी स्टेट में चेक करता तो जरूरी नहीं था कि वो इनपुट के इक्वल रहती। अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट केस। अब ये जो इनपुट है, इस केस में स्टेप इनपुट को कांस्टेंट ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आर टी क्या हुआ, ए यू टी, इनपुट को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज होता है। तो सी एस किसके इक्वल होता है, आर एस इंटू 1/1 + ts। अब आर एस के प्लेस में क्या आएगा, a/s, इनपुट क्या है a/s। तो सिंपली सी एस इज इक्वल टू a/s, मतलब स्टेप सिग्नल को कांस्टेंट ए के साथ मल्टीप्लाई किया इंटू 1/1 + ts। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखना है आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर a है तो मैंने लिख दिया k1/s + k2/1 + ts। जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन के शॉर्टकट रूल लगाओगे, k1 की वैल्यू आएगी a, k2 की वैल्यू आएगी -80, फिर a मैं कॉमन ले लूँगा, फिर ये एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा। और बाद में जब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, a × 1 - e⁻ t अपॉन टी। अब a × 1 दिस इज ए स्टडी स्टेट और a × -t अपॉन टी दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब ग्राफ में चेंज कैसे आएगा, अब स्टडी स्टेट वैल्यू क्या रही a, तो ये मैंने स्टडी स्टेट वैल्यू लिख ली है a, और ये स्टडी स्टेट वैल्यू किसके इक्वल है, इनपुट के इक्वल है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, दिस इज आउटपुट, दिस इज टाइम एक्सिस। अब स्टडी स्टेट वैल्यू क्या है, आउटपुट की स्टडी स्टेट वैल्यू है a, और ये किसके इक्वल है, इनपुट के इक्वल है। इनपुट क्या थी, आर टी इज इक्वल टू ए यू टी, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हुआ a, तो अगेन ये इनपुट के इक्वल है। अब एट ए टाइम t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, तो उस केस में जो आउटपुट मिलेगी स्टडी स्टेट वैल्यू का 63% मिलेगी, मतलब 0.63 ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू। इसी तरह से अनदर केस देखते हैं। अगर इनपुट है मेरा स्टेप सिग्नल, अब मैंने k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनपुट क्या होगी, के यू टी। तो एक तरह से समिंग एलिमेंट में इनपुट क्या अप्लाई हुई, के यू टी। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो के अप्लाई हुआ। अगेन दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सी टी इज इक्वल टू k1 - e⁻ t अपॉन टी, मतलब ये जो k है दिस इज ए स्टडी स्टेट और ये जो है ये दिस इज ए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो एक तरह से इस कंट्रोल सिस्टम की स्टडी स्टेट वैल्यू क्या रही,
जो वैल्यू इस समिंग एलिमेंट में अप्लाई हुई, इनपुट यूटी नहीं था, आगे के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनपुट क्या हुई, के यूटी, मतलब के। तो स्टडी स्टेट वैल्यू क्या मिली थी यहाँ पर, के। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये जो स्टडी स्टेट वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, के स्टडी स्टेट वैल्यू, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इनपुट। ये किसके इक्वल है, इनपुट के इक्वल, और ये क्या है, के। तो बच्चों अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए अगर इनपुट में स्टेप सिग्नल अप्लाई करता हूं तो जो फार्मूला आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, सी टी इज इक्वल टू के इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी। के इंटू 1 क्या है, स्टडी स्टेट, और के इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी, दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ इस तरह से दिया गया है। अब आउटपुट कहां से स्टार्ट हुई, K1 से, और स्टडी स्टेट वैल्यू क्या मिली, के नोट। तो उस केस में आउटपुट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो होता है के नोट प्लस के इनिशियल माइनस के नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी। के नोट क्या हुआ, फाइनल वैल्यू, मतलब स्टडी स्टेट वैल्यू। K1 क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू। ये फार्मूला आपको याद रखना है। कभी कभी न्यूमेरिकल में इस तरह से ग्राफ दे दिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, तो उस केस में ये फार्मूला यूज करते हैं। अब एक और बात, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो जीएस का जर्नल प्रोटोटाइप है वो 1 अपॉन टीएस होता है, मतलब जीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन टीएस। और ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टीएस। और स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप में ये जो के है इसको कितना लिया जाता है, 1। ये आपने याद रखना है। अगर न्यूमेरिकल में इस के की वैल्यू को चेंज कर लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया 8, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8। फिर आप सोल्व कैसे करोगे, सेम कैलकुलेशन आपको फॉलो करनी है, बस 1 के प्लेस में क्या आता रहेगा, 8। फिर आगे आप कैलकुलेशन करते रहोगे।